गॉस लॉ हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा? गॉस लॉ को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डेंसिटी, है ना। तो उनके वजह से उसके स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्चुअली में ये कैलकुलेट इजी नहीं है करना, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस लॉ का यूज करके। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं उसके वजह से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। हमारे पास में एक लंबा सा वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और एक इनफाइनाइट, इनका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, रिलेटेड इनफाइनाइट है, बहुत इनफाइनाइट हम अगर इसे सोचे तो वैसा नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितने डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके रिलेटेड में वो इनफाइनाइट है। तो जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि ये जो है लॉन्ग वायर है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हम लोग जो लैम्डा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसका यूज करेंगे। और इसका एक सिमेट्री एक्सिस होगा। यहाँ चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके वजह से जो चार्जेस जो हैं, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे यहाँ 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 यहाँ, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो से आप समझो। सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इस लाइन के कुछ दूरी पर। जैसे हम r डिस्टेंस यहाँ पर ले लिए, यहाँ इस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से। चलिए दो एलिमेंट्स लेते हैं, P1 और P2। इन दोनों एलिमेंट्स पर जो भी चार्ज हैं उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है उसे थोड़ा सा देखते हैं। इस P2 के वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, इस P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, क्योंकि सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अब इन दोनों को हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करेंगे कैसे? यहाँ हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे। जब हम दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका रिजोल्यूशन यहाँ पर ये और ये मिलेगा, और इसका रिजोल्यूशन ये और ये मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों अपोजिट हैं, दोनों इक्वल भी हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें हम यहाँ पर से ओमिट कर देते हैं, और जो यहाँ रिजल्टेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, और इसके वजह से ये और इसके वजह से एक और, दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें दूसरे एलिमेंट्स के वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर दो एलिमेंट लिया हुआ था, अब बाकी एलिमेंट्स भी अगर हम लेंगे तो उसी तरीके से आप देखोगे कि सारे जो हैं यहाँ पर जो पैरेलल वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो रेडियली आउटवर्ड यहाँ पर निकल रहे हैं वो वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमें मिलेगा वो इन लाइंस ऑफ चार्जेस जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसकी वजह से मिलेगा। तो हमें इसे इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गॉसियन सरफेस से हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस चलिए हम बनाते हैं यहाँ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पर, और ये जो है r डिस्टेंस पर होगा। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसका जो लेंथ है वो ले लेते हैं L। आप यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा,
सिर्फ यहाँ से रेडियली आउटवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से होगा। अभी हमने इसको डिस्कस करा। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। जो गॉस लॉ है उससे भी कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। यहाँ पर ये एरिया है लेकिन हम लोग यहाँ पर लाइन ले रहे हैं, तो इस जो डेल्टा एस हमने लिया हुआ है इस गॉसियन सरफेस का वो एरिया हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये एरिया को हम लोग इस सिलेंड्रिकल जो हमारे पास में सीट है, क्योंकि ऊपर वाले का हम नहीं ले रहे हैं, नीचे वाले का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रेडियली आउटवर्ड वाला ले रहे हैं, तो हम इसका एरिया लेंगे, इसका एरिया को हटा देंगे। ये हो जाएगा E इंटू इस सरफेस का एरिया जो कि है 2 पाई आर एल हो जाता है, 2 पाई आर एल। अब फाई हम गॉस लॉ से निकालते हैं, फाई इक्वल 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन। अब ये क्यू इन कितना है, हम लोग यहाँ पर एल डिस्टेंस पर ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच वाला, तो हम यहाँ पर जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा उसी को यहाँ हम लिखेंगे। लाइन का क्या होता है लैम्डा और कितना लंबा है यहाँ एल, ये हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम इस L को कैंसिल कर सकते हैं, E इक्वल हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो इस वीडियो में हमने यहाँ तक के जो दिए हुए हैं, इस पैराग्राफ में जितने भी दिए हुए हैं वो हमने कवर कर लिया, और साथ में ही हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला भी हमने देखा, E इक्वल्स टू लेम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में देखें, E वेक्टर अगर हम लिखें, ये बोल्ड वाला जो वेक्टर यहाँ पर नोटेशन होता है, तो यहाँ हम एक डायरेक्शन देंगे n कैप। अब ये n कैप जो है वो अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है रेडियली आउटवर्ड वाला है, उस पर हम नेगेटिव चार्ज नहीं देंगे, जो है उसका डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगा। और अगर हमारे पास में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वायर है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड होगा। एंड दैट्स ऑल आर रिटन ऑल ओवर हियर। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर है इसे मल्टीप्लाई करने का एक रीज़न ये है कि ये हमें डायरेक्शन बता देता है। अगर हमारे पास में स्केलर है उस पर हम अगर डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। यानी कि अगर एक स्केलर है A और उस पर जैसे यहाँ शो किया हुआ है इस पैराग्राफ पर कि A अगर एक वेक्टर है, उसका मतलब है कि एक स्केलर पर उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इसका जो है अगर A ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो है डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब वो जो है यहाँ कोई सा भी आप एक डायरेक्शन कर सकते हो, और यदि वो नेगेटिव है तो उसका जस्ट अपोजिट उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर हम नेगेटिव और नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम एक यहाँ पर सिंबल दे देते हैं जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, और इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ A, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में देना है कि जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया हुआ था, सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ बनाया हुआ था, उसका लेंथ था L। ऑलराइट, लेकिन हम यहाँ पर तो कैलकुलेट कर रहे हैं इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। तो आप फॉर्मूला में देखोगे E इक्वल्स टू लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप, यहाँ पर ये L इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि L यहाँ डिपेंड नहीं करता है। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा।
सो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसे एज्यूम करना हमें पड़ता है कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका जो है ये एजम्पशन हमारा होना चाहिए। विदाउट एजम्पशन हम लोग ये जो है एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होता है वेक्टर का सम करने पर। तो हमेशा उस वायर के जो है सेंट्रल पोजीशन के आसपास में हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सोचो कि एंड पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर हम देखें तो इसके वजह से यहाँ तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन उसे अपोज करने के लिए यहाँ पर ऊपर से कोई ऊपर में कोई चार्ज है ही नहीं, ऊपर में कोई वायर है ही नहीं, तो ये अपोज करके इसे इस तरीके का यहाँ पर शेप नहीं देगा, तो वहाँ पर फिर डिफरेंट केस हो जाता है। इसी की वजह से यहाँ कुछ स्पेशल केस को ही हम लोग देखते हैं। सो द एंड इफेक्ट में बी इग्नोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये जो है एक और स्पेशल केस है। तो ये हमारे पास में जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइटली है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये छोटा सा बनाया हुआ है, बट ये इनफाइनाइटली जेड एक्सिस पर वाई एक्सिस पर ये जो है इनफाइनाइटली है, और ये बहुत ही थिन है। तो हम लोग सिमेट्री से हम लोग ये कहते हैं कि एक्स और वाई यहाँ पर जेड और वाई कोऑर्डिनेट पर जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता है एक्स और जेड और वाई पर। एक्स पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एक्स पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस थिन शीट ऑफ प्लेट की वजह से। यहाँ पर ये थिन शीट है, इस पर चार्ज हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे रेडियली आउटवर्ड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। वही होगा, बाकी जगह पर हमने देखा कि कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर लिया हुआ है। आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो। हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर चार्जेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसे हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स के थ्रू में। हमारे पास में फ्लक्स का दो फॉर्मूला है, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ तो ये सारा कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इस जगह पर है फ्लक्स E इंटू इनका जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है, एरिया को चलिए मानते हैं A, क्योंकि वो आगे जाकर के कैंसिल हो जाएगा, उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो कि फाई E इंटू A है। तो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से जो निकल रहा है वो फ्लक्स को हम लोग देखेंगे टोटल फाई, इसे हम अगर 1 माने और इसे हम 2 माने तो फाई 1 फाई 2 टोटल फाई हो जाएगा 2EA। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल हैं, 2EA हो गया। अब नॉर्मल फ्लक्स हम लोग जैसे निकालते हैं गॉस लॉ के थ्रू में 1/एप्सिलॉन टाइम Q इन। अब Q इन को हम लोग कैसे लिखेंगे, सरफेस जो है चार्ज की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पर देखा हुआ था, वो हम लिखते हैं Q को डायरेक्टली सिग्मा टाइम A, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज Q डिवाइडेड बाई A। नाउ इसे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसे और इसे, इन दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप हम ले लेते हैं, एन कैप है रेडियली आउटवर्ड। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक एडिशनल पॉइंट मुझे अलाउ कीजिए बताने के लिए। एडिशनल पॉइंट में आप ये देखो कि ये जो थिन शीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज एक ही साइड में है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अगर ये कंडक्टिंग है, तो चार्ज दोनों साइड में होंगे, इस साइड में भी, इस साइड में भी। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है
वो 2 सिग्मा ए हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा ए हो गया, तो यहाँ अगर हम 2 लगाएंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और उस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, इसे आप नहीं भी अगर आपको ध्यान में देना है कोई बात नहीं, बट एक नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो इस x पर, यानी कि यहाँ से यहाँ हम कितना दूरी पर ये ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इस जगह पर भी इसके वजह से क्योंकि ये इन्फिनिटली लार्ज है, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और अगर यहाँ लेंगे, आगे लेंगे, इन्फिनिटी नहीं मतलब एक डिस्टेंस पर लेंगे, तो भी वहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे आप देखोगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है नॉर्मल जो है उस प्लेन के। और यहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड होगा, और अगर सिग्मा जो है यहाँ नेगेटिव है तो वो टुवर्ड द प्लेन होगा, इनवर्ड होगा। और जैसे कि हमने लीनियर वाले में देखा कि इनफाइनाइट होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होता है मिडिल रीजन पर, यानी कि जो सीट्स हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग है उनके मिडिल रीजन पर ये ट्रू होता है, एंड रीजन पर जो है ये ट्रू नहीं होता है। यही है स्पेशल केसेस हम लोग देख रहे हैं, तो स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल हमें देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अभी हम स्फेरिकल सेल को देखेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा है, और इसका जो रेडियस है इस सेल का वो है r। और यहाँ पर क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री में है तो किसी भी पॉइंट पर इस P वाले जो गॉसियन सरफेस अगर हम इसके बाहर में ड्रॉ करेंगे जो कि स्फेयर होगा, तो वहाँ सभी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा या फिर रेडियली इनवर्ड होगा अगर नेगेटिव चार्ज में चार्ज है। इसे हमें यहाँ पर देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड इनसाइड ये है आर पे डिपेंडेंट। आर जितना जो है बड़ा होगा आगे यहाँ पर इसके बाहर में हम लोग देखेंगे तो जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। वो जो थिन लेयर ऑफ हमने अभी देखा उस तरीके से नहीं है, प्लेट के जो इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट हमने देखा उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर क्योंकि एक स्फेयर है इसके पास में जो चार्ज है वो फाइनाइट है, तो इसी तरीके से ये होगा, ये डिपेंड करेगा आर पर। तो देखते हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग। फर्स्ट वन इज़ द फील्ड आउटसाइड द सेल, इस सेल के आउटसाइड में क्या होगा फील्ड, और दूसरा होगा यहाँ पर इनसाइड द सेल क्या होगा। चलिए आउटसाइड द सेल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये सेल है, इस सेल के आउटसाइड में हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे वो भी स्फेरिकल शेप में होगा। और यहाँ आप एक बात ध्यान में देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बनेगा उसका डायरेक्शन और जो यहाँ हमारा एरिया एलिमेंट है, एरिया का भी डायरेक्शन, वो दोनों सेम होंगे, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। आप एक स्फेयर का कोई सा भी पॉइंट में देखोगे तो उसका एरिया एलिमेंट क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कैसा हो रहा है, इससे हर जगह पर आउटवर्ड आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ इस साइड में ऐसे, इस साइड में ऐसे, और एरिया एलिमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करेंगे तो फ्लक्स से हम रिलेट करेंगे, तो फ्लक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर ई डॉट डी एस फैक्टर जो होता है, या फिर डेल एस आप लिखते हो, ये होता है। तो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कॉस 0 डिग्री डालेंगे तो ये सिंपली ई डी एस लिख सकते हैं, यानी कि ई इंटू एरिया। और एरिया यहाँ पर कितना है, इस
स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। द चार्ज इंक्लोज्ड, इसके अंदर में जो चार्ज है, चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर इसका एरिया भी है 4 पाई आर स्क्वायर। जो पहला वाला एरिया था हमने गॉसियन सरफेस का निकाला था, और अभी वाला जो एरिया है वो इंटरनल जो ये सेल है उसका हम लोग निकाल रहे हैं। अब उन दोनों को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, दोनों जो फाई है उन्हें इक्वेट करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों में से कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो गए। अब ई जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो ई आ जा रहा है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये सिग्मा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, इसे हम क्यू से यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर उसे हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करेंगे तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो तो फाइनली हम अगर वेक्टर इस पर लगाएं, वेक्टर नोटेशन में अगर इसे हम करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ पर आर कैप जो है वो डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। ऑलराइट, और अगर यहाँ पर ये चार्ज इसके अंदर में नेगेटिव होता तो इसके बाहर में हम नेगेटिव लगा देते, और इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड हो जाता, मतलब नेगेटिव ऑफ आर कैप। ये आर कैप आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो है रेडियली आउटवर्ड वाला डायरेक्शन को शो करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसी में अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लगा दें तो इसका मतलब है कि आर का अपोजिट वाला डायरेक्शन का बात हो रहा है। फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में क्या फील्ड लगेंगे उसे हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, इनसाइड एक आर यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है, और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और उस गॉसियन सरफेस पर हम अभी कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको जैसे पता होगा कि जो गॉस लॉ है वो कहता है कि जो फ्लक्स होते हैं उसे हम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू इन हम यहाँ पर कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर का बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इन यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसे अगर हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से यहाँ पर ये इक्वेट किया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि एक स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल के अंदर में किसी भी तरीके से ऐसे होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आप लाइटनिंग देखते हो, लाइटनिंग जब होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से आपके जो है अगर कंडक्टिंग सरफेस के अंदर में आप बैठे हुए हो तो आपको झटका नहीं लगेगा। कंडक्टिंग सरफेस के आउटसाइड से आपको झटका जरूर लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कंडक्टिंग सरफेस के अंदर में आप अगर बैठे हुए हो, बाहर से कितना भी चार्ज अगर कोई दे दे और आप अंदर से टच भी करते हो तो भी आपको वहाँ पर करंट नहीं लगेगा, आपको उसका फील्ड अनुभव ही नहीं होगा। चलिए, दैट्स ऑल।